नमस्कार, मैं सौरभ अग्निहोत्री आज आपके सामने, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कल आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो, जो कि वन शॉट रहेगी, पूरे एक लेक्चर में आपका एक चैप्टर कवर होगा। और आज हमारे सामने जो चैप्टर है बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल बेसिस से अगर मैं बात करूं तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 5 मार्क्स की आपकी जो फिजिक्स आएगी, ये चैप्टर आपको 5 to 7 मार्क्स का उसमें देखने को मिलेगा। इसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। वो बच्चे जो न्यूमेरिकली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, न्यूमेरिकली वीक हैं, वो इस चैप्टर को पढ़ के जा सकते हैं। और इस चैप्टर को जब वो पढ़ के जाएंगे तो उनको ईजिली मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं, ये क्या है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये अगर आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का। तो हमारे सामने एक पॉइंट उठता है बेटा। क्या पॉइंट उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन आई? ह्यूमन आई, ह्यूमन आई से क्या मतलब है? ह्यूमन आई की जब मैं बात करता हूँ तो ह्यूमन आई मीन्स मनुष्य की आँख, ठीक है, जिसके थ्रू हम इस पूरी दुनिया को देख सकते हैं। तो द ह्यूमन आई इज डिफाइंड एज द ऑर्गन थ्रू विच वी कैन सी द वर्ल्ड। वो ऑर्गन बॉडी का जिसके थ्रू हम इस वर्ल्ड को देख पाते हैं, जिस वजह से हमें ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, हमें पता चलता है कि ये हमारे सामने से क्या चीज़ आ रही है, वो कहलाएगी ह्यूमन आई। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया? सिंपल वर्ड्स में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिए। अब मैं बात करूंगा ह्यूमन आई की। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का। स्ट्रक्चर तो बहुत से आते हैं, लेकिन जब मैं स्ट्रक्चरल बात करूंगा, डायग्राम की बात करूंगा, अगर क्वेश्चन आता है ड्रा द नीट स्केच डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, तो आप नॉर्मल आँख ड्रा नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी आपको ये डायग्राम फॉलो करना पड़ेगा। ये सेम डायग्राम आपको एनसीईआरटी बुक में भी दिख जाएगा। ठीक है, ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझिएगा। पार्ट्स पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में। कभी कभी अगर पेपर मॉडरेट आता है तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन आई? ड्रा द स्केच एंड नीट डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट्स ऑल द कंपोनेंट्स। तो वहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद जो मैं पार्ट्स बता रहा हूँ, जैसे कुछ मेन पार्ट्स हैं, जैसे कॉर्निया, आफ्टर दैट आइरिस, आफ्टर दैट प्यूपिल, प्यूपिल के बाद एक्वस ह्यूमर आ जाता है, वाइट्रस ह्यूमर इज देयर, रेटिना इज देयर, ऑप्टिक नर्व, आई लेंस, इसको बहुत सी बुक्स में क्रिस्टलाइन लेंस भी वर्ड यूज हुआ है, इसको क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं, एंड सिलरी मसल्स। ठीक है, एंड सिलरी मसल्स। चलिए अब मैं 1 by 1 इनके पार्ट्स को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जिस पार्ट्स की मैं बात करूँगा वो हमारा जो पार्ट है वो है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? मैं कॉर्निया की अगर बात करूँ बेटा तो ध्यान से समझिए। कॉर्निया ह्यूमन आई का वो पार्ट है जहाँ से कोई भी लाइट आँख में एंटर करती है। मतलब द लाइट एंटर्स फ्रॉम द थिन मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आई, दैट इज नोन एज कॉर्निया। उसको क्या कहेंगे? कॉर्निया। जिस पार्ट से लाइट एंटर करती है वो जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट जो पार्ट आता है बेटा आइरिस। क्या पार्ट आता है? आइरिस। आइरिस क्या करता है बेटा? आइरिस जो प्यूपिल का साइज एडजस्टमेंट करता है, प्यूपिल के साइज को क्या करता है? एडजस्टमेंट करता है। और प्यूपिल का वर्क क्या है? प्यूपिल का वर्क क्या है? अगर डार्क एरिया है, आपने कभी देखा होगा, जैसे किसी रूम में हम जाते हैं और रूम बहुत डार्क है, अंधेरा है, तो हमें आँखों का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। और उसमें होता क्या है? प्यूपिल का साइज इंक्रीज होता है, ताकि जब डार्क एरिया है वहाँ पे भी हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाएँ। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर ब्राइट एरिया, अचानक कोई मोबाइल की लाइट है और आपकी आंखों पे डायरेक्ट वो उसको लाइट दिखाई जाए तो आपकी आंखें ब्लिंक कर जाएंगी। ब्लिंक करने का मतलब क्या है? वो क्या करेगा, क्या होगा उसकी वजह से कि अचानक ब्राइटनेस जब सामने आती है तो प्यूपिल का जो साइज है वो क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है।
तो क्या होगा बेटा, प्यूपिल क्या करती है, अकॉर्डिंग टू द इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू द इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट ये क्या करती है, अपने साइज को इंक्रीज करती है और साइज को डिक्रीज करती है। ये है प्यूपिल का साइज। और फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। क्या करती है बेटा, एडजस्ट करती है। अच्छा, फोकल लेंथ एडजस्ट करने में इसका मदद कौन करता है, तो फोकल लेंथ एडजस्ट करने में इसकी जो मदद करता है वो करता है पार्ट दैट इज कॉल्ड सिलरी मसल्स। ये आप स्ट्रक्चर जो यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिलरी मसल्स। ये सिलरी मसल्स हैं। ये सिलरी मसल्स बेटा क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, ये फोकल लेंथ एडजस्ट करने में प्यूपिल की मदद करती हैं, जिस वजह से अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट हम आई की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं और एडजस्ट करने के बाद हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। इस सिंपल वर्ड्स में समझिए। इसके बाद जो बेटा है एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर अब जब आप देखेंगे, ये हमारा आई लेंस है और ये हमारा कॉर्निया है, जो मैंने बताया आपको थिन मेम्ब्रेन है आंखों के सामने। तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच में जो ये गैप आपको दिख रहा है, ये जो जगह आपको दिख रही है, स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस कहलाता है एक्वस ह्यूमर। इसको हम क्या कहेंगे, एक्वस ह्यूमर कहेंगे। आफ्टर दैट आई लेंस, आई लेंस क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस है, ठीक है। और हमारी आंखों में जो क्रिस्टलाइन लेंस यूज होता है वो कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस हम यूज करते हैं, जो हमारे गॉड द्वारा प्रोवाइडेड लेंस है हमारी आंखों में, वो कौन सा लेंस है, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और जेली लाइक होता है, ठीक है ना। जेली जैसे आगे आपने देखी हो, तो जेली लाइक होता है, लिक्विड इसमें फिल्ड होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इसको हम कहते हैं आई लेंस। और ये आई लेंस होता कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब हमारे माइंड में आएगा कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है। कॉन्वेक्स लेंस वो लेंस है जो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, और कन्वर्ज करने के बाद किसी एक पॉइंट पे जब मीट करता है वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है, तो इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। और कॉनकेव लेंस क्या है, वो लाइट को डाइवर्ज करता है, तो उसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो सभी पार्ट मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे सामने आता है, वो नेक्स्ट पार्ट है वाइट्रस ह्यूमर। तो वाइट्रस ह्यूमर क्या है, बहुत ही सिंपल वे में समझिए। वो स्पेस जो आई लेंस के बैकवर्ड में है और रेटिना से पहले है, जो मिडिल का पूरा स्पेस किसमें काउंट होगा, वाइट्रस ह्यूमर में काउंट होगा। अब बात आती है रेटिना की। रेटिना बेटा, रेटिना वो आई का पोर्शन है, जैसे कोई लाइट आएगी, जैसे मान लीजिए ये लाइट आई, ये देखिए मैं लाइट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये लाइट आई, लाइट आने के बाद ये लाइट आएगी स्ट्रेट, आने के बाद ये स्ट्राइक करेगी और स्ट्राइक करने के बाद कन्वर्ज होगी। कन्वर्ज होने के बाद इमेज जो फॉर्मेशन होगा, जो ये मैंने डॉट बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन होगा, जिसको मैंने आई से डिनोट किया है। तो वो स्क्रीन, ऑर्गन की वो स्क्रीन जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, वो इमेज फॉर्मेशन जिस स्क्रीन पे होगा, वो ऑर्गन की स्क्रीन कहलाएगी रेटिना। क्या कहलाएगी, रेटिना। रेटिना में कुछ, अब देखिए रेटिना को मैं थोड़ा लार्ज स्केल पे एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मुझे ये डायग्राम मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब मैं रेटिना की बात करूँगा। रेटिना एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारी ह्यूमन आई में, और जिसको हमें बहुत ही ज़्यादा फोकस रखना है रेटिना पे। देखिए रेटिना ह्यूमन आई में, रेटिना वो पार्ट है जहाँ पे क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन होता है। क्या होता है बेटा, इमेज फॉर्मेशन। अब जब मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूँ, तो मैंने आपको बताया कि लाइट आएगी, सोर्स कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे सोर्स ले लिया सन। क्या सोर्स है, सन। सन के थ्रू लाइट आ रही है। अब हमारी ह्यूमन आई है, लेंस कौन सा लगाया है, कॉन्वेक्स लगाया है। कौन सा लेंस लगाया है, कॉन्वेक्स। लाइट आएगी, लाइट आने के बाद फिर वो क्या होगी, कन्वर्ज होगी। क्या होगी, कन्वर्ज। जिस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, कन्वर्ज करने के बाद इस तरीके से कन्वर्ज होगी। मान लीजिए ये पी पॉइंट है, यहाँ पे मिलती है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमेज फॉर्मेशन। क्या होगा बेटा, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम आपको ह्यूमन आई का जब मैंने डायग्राम बनाया था वहाँ पे भी आपको समझाया था। तो ये तो है रेटिना का वर्क। अब रेटिना में लाइटनिंग रिसेप्टर्स होते हैं।
और उन लाइटनिंग रिसेप्टर्स में दो मुख्यता हैं, दो ही होते हैं, समझ लीजिए। एक होता है रॉड्स और एक होता है कोन्स, रॉड और कोन्स। ठीक है, ये बताया जाता है कि हमारी जो आँख है, जो ह्यूमन आई है, और उसमें जो रेटिना पोर्शन है, ये करीब करीब 125 मिलियन रिसेप्टर्स, लाइटनिंग रिसेप्टर्स रखता है। जिसमें जो रॉड है ये किसके लिए सेंसिटिव होता है? ब्लैक एंड वाइट के लिए। ब्लैक एंड वाइट अगर ऑब्जेक्ट है या कलर है तो उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए रॉड्स को यूज़ किया जाता है। और ये होता है कलर्स के लिए। कलर्स में जैसे आपका येलो हो गया, आपका रेड हो गया, आपका ब्लू हो गया, आपका ग्रीन हो गया। ये 4 कलर्स हम इसमें मेनली ले लेंगे, ये 4 कलर मेनली लेते हैं। और कोन्स के थ्रू जो लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स हैं, इनके थ्रू हम किसको देख पाते हैं? कलर्स को देख पाते हैं। और रॉड्स के थ्रू हम ब्लैक एंड वाइट जो इल्यूमिनेशन है उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये रेटिना में पाए जाते हैं और कहा जाता है कि ह्यूमन आई में 125 मिलियंस जो हैं वो रिसेप्टर्स हैं। तो क्लियर हो गया आपको? अब इसमें ह्यूमन आई में एक पार्ट जो हमारे पास बचा हुआ था, वो पार्ट कौन सा था? ऑप्टिक नर्व। कौन सा पार्ट था? ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व के बाद मेरी बात समझ लीजिए जरा। ऑप्टिक नर्व ह्यूमन आई का वो पार्ट है जो अकॉर्डिंग टू द illumination, according to the illumination intensity, जैसे एक कोई बल्ब जल रहा है और बल्ब की जो ब्राइटनेस की रेंज है वो कितनी है, वो कह रहा है कि इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी। मतलब जो हमारे इमेज है अगर ब्राइट है या डार्क है तो इल्यूमिनेशन, अकॉर्डिंग टू द इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, ये क्या इट जनरेट, ये क्या करेगा बेटा? जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल। क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करेगा। और ट्रांसफर किसको करेगा? एंड देन ट्रांसफर टू द ब्रेन। और उसके बाद किसको भेज देगा? ब्रेन को भेज देगा। और ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारे बॉडी का सीपीयू है। ब्रेन हमारे बॉडी का क्या है? सीपीयू है। जैसे कहा जाता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, क्या है? सीपीयू। इसी तरीके से हमारी बॉडी का ब्रेन जो है, आप कह सकते हैं कि पूरी बॉडी का जो प्रोसेस हैंडल करता है वो कौन सा प्रोसेस करता है? हैंडल ब्रेन करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अकॉर्डिंग टू द इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी आइडेंटिफाई करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करेगा और उसको ट्रांसफर कर देगा किसको? ब्रेन को। उसको कहेंगे ऑप्टिक नर्व। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमारा बेटा ह्यूमन आई कंप्लीट होता है। ह्यूमन आई कंप्लीट होने के बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। जैसे एक टॉपिक हमारे सामने आया, कलर विज़न और कलर ब्लाइंडनेस। कलर विज़न और कलर ब्लाइंडनेस, जैसे हमारा, जैसे आप ये समझिए कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, मैंने बात की कलर विज़न की बात की, और सेकेंड जो मैंने बात की वो बात की कलर ब्लाइंडनेस की बात की। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस और कलर विज़न। देखिए, अब दो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी फोर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं? फोर्स में कौन कौन आ जाता है? जैसे आपका पुलिस आ गया, आर्मी आ गया, ठीक है। इसमें आपका मेडिकल होता है। क्या होता है? मेडिकल। ठीक है, इसमें आपका जब मेडिकल होगा तो वहाँ पे एक टेस्ट होता है, वो टेस्ट कहलाता है कलर विज़न टेस्ट। क्या होता है? कलर विज़न टेस्ट। अगर कोई भी कैंडिडेट कलर विज़न टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो मेडिकली अनफिट है। ये इस टेस्ट में बेटा मैं सिंपल सा समझाऊंगा आपको क्या होता है। जैसे हमारी आंखों में कलर्स के लिए कोन्स हैं। कोन्स में क्या होते हैं? लाइटनिंग रिसेप्टर्स होते हैं।
ठीक है। अब मान लीजिए येलो कलर है या ब्लू कलर है, ब्लू कलर का जो हमारी मसल्स है वो डाउन हो गई या वीक हो गई, ठीक है, हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लिया, सही से बैलेंस डाइट नहीं ली, या मुझको कोई प्रॉब्लम हो गई जिस वजह से ये प्रॉब्लम अकर कर गई, और फिर क्या हुआ, हमें ब्लू कलर जो है वो क्लियरली नहीं दिखता, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब आपसे बुक रीड कराई जाएगी, जो कि एक कलर विजन की बुक होती है, उसमें जैसे स्ट्रक्चर समझ लीजिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डॉट्स होते हैं, ठीक है ना। कोई डॉट रेड कलर से होगा, कोई डॉट ब्लू कलर से होगा, कोई डॉट येलो कलर से होगा, कोई डॉट ग्रीन कलर से होगा, और बीच में आपका एक अल्फ़ाबेट लिखा होगा उसमें। जैसे कि ये मैंने एक चीज़ बनाई और इसमें बीच में मैंने अल्फ़ाबेट लिख दिया जेड, ठीक है ना। तो अगर ये जेड अल्फ़ाबेट मैंने इसमें लिखा हुआ है और डिफरेंट कलर के डॉट्स हैं, मान लीजिए अगर मेरा ब्लू कलर का वीकनिंग है और मैं इस कलर विजन वाली बुक में देखता हूँ, तो हमको क्लियरली ये अल्फ़ाबेट विजिबल नहीं होगा अगर किससे लिखा हुआ है, ब्लू कलर से लिखा हुआ है। तो ऐसे कैंडिडेट्स क्या होंगे, उनको क्या होगा, कलर विजन होगा। कलर ब्लाइंडनेस से मतलब यह है कि वो पर्सन जिसको कलर की विजिबिलिटी नहीं है, कलर की क्या है, विजिबिलिटी नहीं है, विजिबिलिटी ना होने की वजह से वो कोई भी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो उसको क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है ना। ये जेनेटिक भी मिल होती है, और कभी कभी देखिए एक्सीडेंटल भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, और जेनेटिक भी है पाई जाती है। समझ में आया। चलिए अब इस चैप्टर में हम आगे मूव करेंगे, और चैप्टर में जब आगे मूव करेंगे तो मेरी बात को समझेंगे ध्यान से। इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करूंगा मैं। देखिए 3 मुख्यतः होते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन, इसमें चौथा भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो साइड में एक आपका ब्लॉक है येलो कलर का, उसमें देखेंगे तो कैटारेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो पहला होता है बेटा मायोपिया, सेकंड होता है बेटा हाइपरमेट्रोपिया, इसके बाद आपका आ जाता है प्रेसबायोपिया, और उसके बाद लास्ट में मैं ले लेता हूँ कैटारेक्ट, ठीक है। ये 4 डिफेक्ट ऑफ विजन्स पाए जाते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड कैटारेक्ट, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया और कैटारेक्ट क्या होता है। इन दोनों का करेक्शन डायग्राम भी है सिलेबस में, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। करेक्शन जो डायग्राम है बोर्ड में आता है, हर साल आता है, हर बार पूछा जाता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मायोपिया, या कोई क्वेश्चन गिवन होगा कि कोई जैसे कोई पर्सन है और उस पर्सन को दूर का दिखता नहीं है और पास का क्लियरली दिखता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाएंगे, और उसका करेक्शन डायग्राम बनाइए। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद रखिए ये क्वेश्चन जो आप पेपर देंगे 25 तारीख को आपको देखने को मिलेगा मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से। चलिए अब मैं धीरे धीरे बात करता हूँ मायोपिया की। मायोपिया क्या है, कोई पर्सन जिसको डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट दूरी पे है, नॉट सी क्लियरली, कोई ऑब्जेक्ट जो दूरी पे है वो उसको क्लियरली नहीं दिख रहा है, बट जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो उसको क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो वो पर्सन किससे सफ़र कर रहा है, मायोपिया से सफ़र कर रहा है। किससे सफ़र कर रहा है, मायोपिया से सफ़र कर रहा है। और अगर हमें इसका करेक्शन करना है तो करेक्शन करने के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज़ करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार का होता है। और इसको हम क्या कहते हैं, ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है बेटा, डाइवर्जिंग लेंस है। समझ में आया आपको।
अब इसी तरीके से मैं सेकेंड जो टॉपिक एक्सप्लेन करूँगा वो एक्सप्लेन करूँगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की बात करूँगा। धीरे धीरे मैं डिफेक्ट्स को सम अप कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लार्ज हो जाती है और आप लोग पूरी वीडियो देखते भी नहीं, 1 और 2 मिनट्स देखते हैं। तो अगर आपको फुल नॉलेज चाहिए तो पूरी वीडियो को वॉच करते रहिए। नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मोस्टली ये बीमारी जो है, ये डिफेक्ट जो है आंखों में अकर करता है। होता क्या है, नियर बाई जो ऑब्जेक्ट है नॉट सी क्लियरली। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट हमको क्लियर नहीं दिखता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो हमको क्लियरली दिखता है। समझ में आया? नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखता है। करेक्शन करने के लिए अगर ये डिफेक्ट को हमें दूर करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे आई लेंस वाली शॉप्स हैं वहाँ पे जाएंगे और कॉन्वेक्स लेंस लगवाएंगे। एक फ्रेम खरीदेंगे चश्मे का और उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे कि इसका जितनी भी आपकी पावर होगी सुइटेबल पावर को मेज़र कराएंगे आई हॉस्पिटल से और सुइटेबल पावर का कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, जिससे आपका हाइपरमेट्रोपिया जो डिफेक्ट है इसमें करेक्शन हो जाएगा और आप ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओगे। ठीक है, ये मोस्टली आप देखते हैं कि जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, पेरेंट्स की भी बात कर सकता हूँ या मैं कह सकता हूँ कोई पर्सन अगर एबव है 45 ईयर्स से तो ये नियर बाई उसको दिक्कत होती है। और मायोपिया ये तो नॉर्मल हो गया है क्योंकि आज के बच्चे जो हैं वो जंक फूड खाने पे विश्वास रखते हैं, हेल्दी डाइट लेते नहीं है, ना उनको दाल खानी है, ना चावल खाने हैं, ना प्रोटीन लेना है प्रॉपर मात्रा में, ना कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रॉपर मात्रा में लेनी है। तो फिर क्या होगा, जिस वजह से वो मायोपिया का जल्दी ही शिकार हो जाते हैं। ठीक है ना, तो हमें बैलेंस डाइट अगर प्रॉपर लेंगे तो इन डिफेक्ट से दूर रहेंगे। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट प्रेसबायोपिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है प्रेसबायोपिया। ये थर्ड डिफेक्ट है। थर्ड डिफेक्ट को समझेंगे, इसको ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहेंगे? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, सिलरी मसल्स हैं हमारी आंखों में, वीक हो जाती हैं उम्र के साथ। जैसे ही हम 60 प्लस पहुंचते हैं, जो हमारी अवस्था है ओल्ड एज की, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट ने भी निर्धारण कर रखा है कि 60 साल के बाद व्यक्ति को रिटायर माना जाता है। तो हम मान लें कि बॉडी से मतलब वो व्यक्ति फिजिकली फिट नहीं है नौकरी करने के लिए, तो हम मान लें कि 60 प्लस की ये अगर अवस्था है आपकी, तो उस एज ग्रुप में क्या होगा कि आपको जो नियर बाई ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया के केस में भी हम क्या लगाते थे करेक्शन के लिए? हम वहाँ पे करेक्शन के लिए लगाते थे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी करेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे। अब हमारे पास चौथा जो इंटरेस्टिंग डिफेक्ट आ रहा है वो है कैटारैक्ट। फोर्थ है, लास्ट डिफेक्ट है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। इसको ध्यान से इसलिए समझना है बेटा आपको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूछा जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, सभी डिफेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफेक्ट क्या है? जैसे ये हमारी ह्यूमन आई मैंने बनाई, ये नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है आपका मैंने आई का बना दिया, ठीक है। अब होगा क्या बेटे कि जब आपको कैटरेक्ट होगा तो आपकी आंखों के सामने ये एक येलोइश लेयर, येलो कलर की जो होगी, येलो कलर लेयर, ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। क्या कहते हैं बेटा? मोतियाबिंद कहते हैं, ठीक है। देसी लैंग्वेज में अगर हम बोलेंगे तो क्या कहलाएगा? मोतियाबिंद। लेकिन अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक लैंग्वेज आपको क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद अगर हुआ है तो आपकी आंखों के सामने एक येलोइश लेयर चढ़ जाएगी। कहा यह भी जाता है कि अधिक मात्रा में प्रोटीनियस आई होने की वजह से आंखों के ऊपर ये लेयर चढ़ जाती है।
ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एज में आगे बढ़ेंगे तो उस अवस्था में क्या होगा कि ब्लड सर्कुलेशन इतनी प्रॉपर मात्रा में रहता नहीं है, तो प्रोटीनियस लेयर जो है आंखों के सामने चढ़ जाती है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट या तो हमें नहीं दिखता है, बिल्कुल ही नहीं दिखता है, और अगर दिखता भी है तो थोड़ा दिखता है, ब्लर ऑब्जेक्ट दिखता है, तो वो कहलाता है कैटरेक्ट। क्या कहलाता है बेटा? कैटरेक्ट कहलाता है। अब इसका अगर आपको हमें करेक्शन कराना है, क्या कराना है बेटा? कैटरेक्ट का अगर हमें क्या कराना है? करेक्शन। तो कैटरेक्ट जब आप करेक्शन कराएंगे तो आपको इसके लिए सर्जिकल ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? सर्जिकल ऑपरेशन, मतलब किसी भी लेंस का यूज करके आप कैटरेक्ट को करेक्ट नहीं कर सकते, आपको सर्जिकल ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सर्जिकल ऑपरेशन कराएंगे, फिर इसके बाद आपका क्या लगेगा? आर्टिफिशियल लेंस लगेगा आपका, ठीक है, आर्टिफिशियल लेंस लगेगा, और लेंस लगने के बाद फिर वो लेंस अटैच किया जाएगा, और जो आपका आई लेंस है उसको हटा दिया जाएगा, उसकी जगह ये पेस्ट कर दिया जाएगा। और इनमें होता क्या है, इसमें कुछ केसेस रहते हैं, अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बॉडी आपकी ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर है, तो को आपकी विजिबिलिटी आ जाती है, और कुछ केसेस में ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल भी रहते हैं। आपकी जैसे आपकी एज ज़्यादा होगी, आपकी एज है 80+, और 80+ एज में आपने ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन कराया, तो उस एज ग्रुप में क्या होगा? विजन वापस आने की चांस कम होते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? तो ये क्लियरली मैंने सिंपल लैंग्वेज में ये चीज़ें आपको समझाई हैं, ध्यान से आप बोर्ड में अटेम्प्ट करेंगे पेपर, ठीक है। चलिए अब मैं बात करूंगा बेटा करेक्शन ऑफ डिफेक्ट। करेक्शन ऑफ डिफेक्ट की मैं बात करूंगा, तो पहला डिफेक्ट मैंने जो डिस्कस किया था वो आपसे किया था मैंने मायोपिया। पहला डिफेक्ट जो हमने डिस्कस किया वो मायोपिया किया। देखिए मैं बता देता हूँ, मायोपिया जैसे ध्यान से समझेंगे, चीज़ों को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस को लगाया। कॉन्वेक्स लेंस लगाने के बाद ये टकराएगा, टकराने के बाद ये नॉर्मल आई है, ठीक है, इमेज प्रॉपर बन रही है रेटिना पे, ठीक है। ये हमारा 4 पॉइंट है, क्या है? 4 पॉइंट। ये मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया किसका बनाया? नॉर्मल आई का। किसका बनाया बेटा? नॉर्मल आई का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। आफ्टर दैट अब अगर मेरी आई में डिफेक्ट आ गया, क्या आ गया बेटा? मेरी आई में डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट आने पे क्या होगा बेटा? डिफेक्ट आने पे क्या होगा कि अगर आंख में कोई डिफेक्ट आ गया है तो आएगी विजन। आने के बाद ये हमारी आई का स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर के बाद ये लाइट जो है यहाँ से ड्रैग करेगी, और ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा इमेज बनाएगी। बनने के केस में क्या होगा? अब बननी चाहिए, यहाँ पे बन रही है पीछे, तो अब इसको हम करेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? करेक्शन करेंगे। करेक्शन जब हम करेंगे तो क्या करेंगे बेटे? करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, यहाँ से डॉटेड लाइन आपकी जाएगी, डॉटेड लाइन जाने के बाद यहाँ से आपकी स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेगी, यहाँ पे हम आई लेंस को बना देंगे। आई लेंस बनाने के बाद अब बीच में हमें लेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? कॉनकेव लेंस। हमने कॉनकेव लेंस को लगाया, ये लाइट स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट आने के बाद अब क्या क्या लाइट करेगी बेटा? यहाँ से गुजरेगी तो डाइवर्स करेगी। क्या करेगी? क्योंकि कॉनकेव लेंस कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस है। डाइवर्जिंग लेंस जब कॉन्वेक्स से टकराएगा, कॉन्वेक्स क्योंकि आई लेंस क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है, और ये आपकी इमेज फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका एक कॉनकेव लेंस मैंने लगाया है, ये मैंने आपकी आई लेंस है, और ये जो है ये लाइट रेज आपकी आ रही हैं। तो देखा थोड़ा सा डाइवर्ज आपको दिख रहा है, और इमेज फॉर्मेशन आपका रेटिना पे हो रहा है। तो आपको ये समझ में आया क्लियरली? तो मायोपिया को कुछ इस डायग्राम से हम क्या करेंगे? करेक्शन करेंगे। अब
इसी पोर्शन में सेकेंड करेक्शन जो है हमारा वो किसका है, हाइपरमेट्रोपिया। किसका करेक्शन है, हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन है। किसका करेक्शन है, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन है। हाइपरमेट्रोपिया, एक मैंने एन पॉइंट ये मान लिया, एक मैंने एन डैश मान लिया। एन डैश मानने के बाद यहाँ पे मैं अपनी ह्यूमन आई को मैंने बना दिया। बनाने के बाद ठीक है, यहाँ से स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद और यहीं पे पहले ही ये मिल जाएगा, आगे तक नहीं पहुँचेगा, ये डिफेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल सा, इसको यहाँ पे बनाना चाहिए था, नहीं बन रहा है। अब इसको हमें करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने का सिंपल सा पोर्शन है। क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमारा शिफ्ट था नियर पॉइंट, वो यहाँ पे आ जाएगा। नियर पॉइंट यहाँ से लाइट आएगी कुछ इस तरीके से, आने के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगाया, फिर हम ह्यूमन आई बनाएंगे। ह्यूमन आई बनाने के बाद फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे। कॉन्वेक्स लेंस भी हमने लगाया, यहाँ से आके स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद लाइट यहाँ से टकराएगी, कन्वर्ज होगी, और फिर इससे टकराएगी तो भाई साहब और कन्वर्ज होगी। यहाँ से टकराने के बाद और कन्वर्ज करेगी, और कन्वर्ज करके खींच के इमेज बना देगी यहाँ पे। तो समझ में आया। तो इस तरीके से करेक्शन हम किसका करेंगे, हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि अगर हमें मायोपिया का करेक्शन करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग लेंस है। और हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन करना है तो क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस जो कि कन्वर्जिंग लेंस है। समझ में आया। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इसी पोर्शन में, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चीज़ों को समझते जाइए, शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, अब जो है हमारा टॉपिक नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। रिफ्रैक्शन तो आप समझ ही गए कि बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या है, लाइट बेंड होना। ठीक है, और अगर वो रिफ्रैक्शन किसके थ्रू हो रहा है, एटमॉस्फेयर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है, एटमॉस्फेयर के थ्रू हो रहा है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है, डस्ट है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, स्मोक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। ठीक है, सनलाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी, ड्यू टू द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, ड्यू टू द डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी होने की वजह से लाइट स्ट्राइक करने के बाद क्या कर जाएगी, रिफ्रैक्ट कर जाएगी, और वहां पे अकर करेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एनसीईआरटी जब आप ओपन करेंगे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के फिनोमिनाज आपको दिए हुए हैं, ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी केसेस हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि रिफ्रैक्शन की वजह से ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखेंगे, वाई प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, कुछ स्कैटरिंग ऑफ लाइट से क्वेश्चन है। ठीक है, कि आफ्टरनून में हमें, अगर आफ्टरनून का टाइम है, स्काई वाइट क्यों दिखती है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ओशन का कलर ब्लू क्यों है। ठीक है, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस से देखता है तो उसको ब्लैक क्यों दिखता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी इसमें गिवन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं 2 मार्क्स के लिए। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। आप अपने दिमाग को प्रॉपर मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि इन टॉपिक से आपको जो क्वेश्चन मिलेगा 2 नंबर का मिलेगा। आपको 30 से 40 वर्ड्स में आंसर लिखना है और 2 मार्क्स इजीली आप गेन कर सकते हैं। देखिए, बोर्ड में स्कोर करने के लिए हर मार्क्स ज़रूरी है, तो आपको प्लानिंग बना के पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाएंगे तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि टाइम बहुत है, ज़्यादा कंज्यूम मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पढ़ाना भी ज़रूरी है। फटाफट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वह है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का स्कैटर्ड होना, लाइट का स्कैटर्ड होना। सनलाइट, सन सोर्स यहाँ से बहुत दूर है, इन लाख किलोमीटर्स, भाई दूरी तो लाख किलोमीटर्स में है। ठीक है,
बहुत दूर सन है, वहाँ से सनलाइट ट्रैवल करती है। ट्रैवल करने के बाद अर्थ एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स से गुजरती है। गुजरने के बाद फिर वो लाइट स्कैटर्ड करती है। स्कैटर्ड कैसे करती है? स्कैटरिंग भी होती है। रेड की ज़्यादा वेव लेंथ है, वॉयलेट की सबसे कम वेव लेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग स्कैटर्ड करेगी। वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, बेंड करेगा सबसे ज़्यादा। रेड सबसे कम डेविएट होगा, रेड हम कह सकते हैं कि कम बेंड करेगा, क्योंकि वेव लेंथ सबसे ज़्यादा है तो बेंडिंग कम रहेगी, वॉयलेट की बेंडिंग ज़्यादा रहेगी। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वहाँ से अकर करेगा, ठीक है। इस लाइट स्कैटर्ड करती है और स्कैटर्ड करने के बाद वो डिफरेंट सोर्स से टकराती है और सोर्स से टकराने के बाद वो ऑब्जेक्ट तक पहुँचती है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये फिनोमिनन है। और इसमें जो एक फिनोमिनन हमारे सामने आता है वो आता है टिंडल इफेक्ट। क्या आता है? टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को ध्यान से समझिए बेटा। जैसे मैंने ये टॉर्च बना दी, ध्यान से समझिएगा, ये टॉर्च बना दी। अब यहाँ पे मैं 3 बीकर्स ले रहा हूँ। पहला मैंने ये बीकर ले लिया, इसमें मैंने क्या किया, ये आपका ट्रू सोल्यूशन है। केमिस्ट्री पढ़ी है आपने तो आप जानते होंगे कि वो सोल्यूशन जिसमें सल्यूट सॉल्वेंट में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, कह सकते हैं कि चीनी का मिक्सचर ले लीजिए, शुगर को पानी में घोल दीजिए, शुगर जो है पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगी, तो ये ट्रू सोल्यूशन हो गया। सेकेंड में एक ले लेता हूँ बेटा, वो लेता हूँ कोलाइडल सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन मैंने लिया है? ये मैं उठा लेता हूँ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन अगर मैं उठाता हूँ तो चॉक विद वाटर, चॉक को आप पानी में मिला दीजिए, या मैं ले लेता हूँ मिल्क उठा लीजिए, ठीक है। चॉक ही मान लीजिए कि इसमें चॉक के कुछ पार्टिकल्स भी हैं, ठीक है। तो इस लाइट से जो हमारा ये टॉर्च है, ये क्या है? टॉर्च। इसको मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है कि ये क्या है? लाइट सोर्स है। क्या है बेटा? लाइट सोर्स है। अब ये टॉर्च से लाइट निकलेगी, निकलने के बाद ये जो हमारा सोल्यूशन है, ट्रू सोल्यूशन, इसमें इसका पाथ विजिबल नहीं होगा, इसमें आपको इसका पाथ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब ये लाइट कोलाइडल सोल्यूशन से गुजरेगी तो इसमें आपको इसका पाथ क्लियरली विजिबल होगा। तो जो इल्यूमिनेटेड लाइट है, ठीक है, या हम कह सकते हैं ब्राइट लाइट है, जो ब्राइट लाइट है वो आपको कोलाइडल सोल्यूशन में क्लियरली विजिबल होगी, एंड सच इफेक्ट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल सोल्यूशन में क्लियरली विजिबल दिखेगी आपको इल्यूमिनेटेड ब्राइट फ्रिंजेस, जो ब्राइट लाइट्स हैं, और अगर आप सस्पेंशन में देखेंगे तो भी आपको क्लियरली विजिबल होगी। इस इफेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट, बट ट्रू सोल्यूशन में वो क्लियरली विजिबल नहीं होगी। अब आते हैं इस चैप्टर का, इतने ही टॉपिक्स थे। आपको क्या क्या फॉलो करना है? अर्ली सनराइज, डिले सनसेट, सूर्य जल्दी क्यों उगता है और ढलता देरी में क्यों है, 2 मिनट्स अर्ली सनराइज, 2 मिनट डिले सनसेट, ठीक है। स्काई ब्लू क्यों है, प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपको पढ़ना है, स्काई का कलर रेड क्यों है, ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है। जब इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ह्यूमन आई को एक अच्छे चैप्टर की तरीके से तैयार कर पाएंगे, ठीक है ना। जब अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आएंगे। तो टिंडल इफेक्ट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इस चैप्टर के कुछ उन टॉपिक्स की बात करता हूँ जो 3 मार्क्स में पूछे गए हैं, रेगुलरली पूछे गए हैं, ठीक है। ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और ये टिंडल इफेक्ट। 3 मार्क्स में जो पूछे गए हैं बेटा जब आपका पेपर होगा ना, तो जो आज मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये आप मुझे फीडबैक दीजिएगा आके कि सर आपका बताया हुआ ये पेपर में आया था, ठीक है ना। तो लिख के रख लीजिए, ये पेपर में आपको मिलेंगे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो आपका सबसे ज़्यादा आया था प्रिज्म से। प्रिज्म एक टॉपिक है, रेनबो फॉर्मेशन,
और एक आपका जो थर्ड टॉपिक है वो है डिस्पर्जन। ठीक है, 3 टॉपिक है हमारे सामने, प्रिज्म, रेनबो फॉर्मेशन और डिस्पर्जन। तो रेनबो फॉर्मेशन को सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं। ये एक मैंने वाटर ड्रॉपलेट बनाई है, पानी की बूंद है। ठीक है, रेनबो फॉर्मेशन है क्या, जैसे रेन हुई है आपकी, रेन होने के बाद अचानक पहली किरण जो सूर्य की उगती है, सूर्य निकलता है, तो होगा क्या उस केस में, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड रहेंगी, एटमॉस्फेयर में इधर उधर रहेंगी वाटर ड्रॉपलेट्स, क्योंकि मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, अचानक ड्राई तो हो नहीं सकती हैं। तो ये किसकी तरह ट्रीट करेंगी, प्रिज्म की तरह ट्रीट करेंगी। किसकी तरह ट्रीट करेंगी, प्रिज्म की तरह ट्रीट करेंगी। अब समझिए मेरी बात को, मान लीजिए ये वाटर ड्रॉपलेट है, ये किसकी तरह ट्रीट कर रही है, प्रिज्म की तरह ट्रीट कर रही है। प्रिज्म की तरह ट्रीट करेगी तो क्या होगा, इसमें क्या होगा बेटा, ये आर और ये वी, हम ये मान लेते हैं क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा, बिग व्यूअर पैटर्न फॉर्म होगा। अभी मैं डिस्पर्जन में वो आपको क्लियरली समझाऊंगा। उसके बाद ये डेविएट होगी और इसके बाद ये भी डेविएट होगी। ये डेविएशन हमको देखने को मिलेगा, ये आर हो जाएगा, ये वी हो जाएगा। ठीक है, वी होने के बाद अब इसमें होगा क्या, मेरी बात को ध्यान से समझिए। जब ये लाइट यहाँ से आएगी, ये हमारा वाइट लाइट है, क्या है बेटा, वाइट लाइट है, और इस वाइट लाइट का सोर्स क्या है, सन है सोर्स। जब लाइट जो स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, यहाँ पे होगा रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ पे क्या आपको मिलेगा, डिस्पर्जन। क्या होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या होगा बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को आपको मिलेगा। तो मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी पहले आपको रिफ्रैक्शन होगा, जैसे ही प्रिज्म की सरफेस से टकराएगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है। उसके बाद डिस्पर्जन होगा, उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और जिस वजह से क्या होगा, रेनबो दिखेगा, और पैटर्न कौन सा बनेगा, विबग्योर। क्या बनेगा, विबग्योर। 7 कलर्स का आपको बैंड दिखाई देगा, विबग्योर पैटर्न आपको दिखेगा। ठीक है, जिसमें V स्टैंड फॉर वायलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, V स्टैंड फॉर ब्लू, G स्टैंड फॉर ग्रीन, Y स्टैंड फॉर येलो, O स्टैंड फॉर ऑरेंज और R स्टैंड फॉर रेड। ये आपको एक पैटर्न दिखाई देगा स्काई में। कुछ सेकंड का ये पैटर्न होता है, और जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स ड्राई हो जाती हैं, मतलब सूख जाती हैं, तो वो एवापोरेट हो जाती हैं। तो फिर आगे कोई मतलब ही नहीं उठता है भाई, कोई वाटर ड्रॉपलेट है, अचानक हीट पड़ेगी तो एवापोरेट हो जाएगी। जब वो ड्राई हो जाएगी तो वो जो हमारा 7 कलर बैंड जो बना हुआ है, जो स्काई में रेनबो फॉर्मेशन है, वो डल हो जाएगा या बिल्कुल हट जाएगा रेनबो। तो इसलिए जब पहली बारिश रेनी सीजन में अधिकतर देखने को मिलता है, बारिश हुई, उसके बाद धूप निकली, धूप निकलेगी तो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो चारों तरफ सस्पेंडेड रहेंगी। मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स आर देयर, उनसे वाइट लाइट टकराएगी। टकराने के बाद रिफ्रैक्शन होगा, डिस्पर्जन होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और हमारे सामने एक स्पेक्ट्रम बन जाएगा। और इस स्पेक्ट्रम से क्या होगा, रेनबो फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या है, विबग्योर। अब इसको हम प्रिज्म के केस से समझते हैं। देखो ध्यान से समझते जाइएगा, चीज़ें जो हैं बहुत ही क्लियर मैं कर दूंगा। अब मैं ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, रेनबो फॉर्मेशन अटैच में आता है 3 मार्क्स में, ये आपको 1.5 मार्क्स में पूछा जाएगा, और 1.5 मार्क्स में कुछ और पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट पूछ लिया उन्होंने, क्या बताया, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। उन्होंने कहा एक्सप्लेन द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, कि आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करिए। तो मैं बताऊं, व्हेन अ वाइट लाइट, जब कोई वाइट लाइट, मान लीजिए ये मैंने एक प्रिज्म बना लिया, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा प्रिज्म है। ठीक है, इसको मैंने A, B और C से रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से एक वाइट लाइट आती है, ये हमारी क्या है, वाइट लाइट है। ये वाइट लाइट आती है और इस पे स्ट्राइक करती है, तो क्या होगा, अब स्ट्राइक करने के बाद ये R और V में टूटेगा, और उसके बाद ये मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे स्क्रीन लगा दी है। क्या लगा दी है बेटा,
एक स्क्रीन मैंने यहाँ पे लगा दी है। अब ये क्या होगा, यहाँ से मैंने आपको बताया था सबसे लीस्ट बेंड होगी रेड कलर, सबसे लीस्ट क्या बेंड होगा, रेड कलर। और उसके बाद क्या होगा, बाकी जो है जैसे मैंने यहाँ से बनाया, आप देखिए ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये आपको क्या दिखेगा, विब्ग्योर, समझिएगा, VIVGYOR, ठीक है। ये आपका हो जाएगा स्पेक्ट्रम, क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रम। तो आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट, व्हेन अ व्हाइट लाइट स्ट्राइक्स ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म, जब व्हाइट लाइट को स्ट्राइक करेगी रिफ्रैक्टिंग सरफेस प्रिज्म की, और वो स्प्लिट अप हो जाएगी इनटू द 7 कलर्स, दैट इज द विब्ग्योर एंड फॉर्म द स्पेक्ट्रम। जब कोई व्हाइट लाइट आएगी प्रिज्म से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ड्यू टू द डिफरेंट वेवलेंथ्स, तो वो क्या करेंगी, बेंड होगी अकॉर्डिंग टू द वेवलेंथ, और 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा। किसमें स्प्लिट होगा, विब्ग्योर, विब्ग्योर में स्प्लिट होगा। V स्टैंड फॉर वायलेट, I स्टैंड फॉर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, और एक स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन करेगा, वो कहलाएगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। समझ में आया? 3 मार्क्स का पूछा जाएगा ये पेपर में, अगर आएगा तो 3 नंबर से कम नहीं आएगा। तो बी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, वेरी वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, तैयार रहिए, आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम, आप स्पेक्ट्रम से क्या समझते हैं, तो आप लिखेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द डिस्पर्जन ऑफ लाइट व्हेन अ व्हाइट लाइट स्प्लिट्स अप इनटू द 7 कलर्स बाय रिफ्रैक्टिंग थ्रू द प्रिज्म एंड देन फॉर्म द स्पेक्ट्रम। अब एक हमारे सामने टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये बेटा मेरा लास्ट टॉपिक है। मैंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट और टिंडल इफेक्ट इसलिए पहले उठाया क्योंकि आप लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो टॉपिक छोड़ देते हैं, तो छोड़िएगा मत। इसमें ये मैं प्रिज्म बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने प्रिज्म को बनाया, मैंने लाइट को स्ट्राइक करा, मैं यहाँ से एक नॉर्मल डालूंगा, नॉर्मल डालने के बाद बेंड करेगी, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल रहेगा और यहाँ से ऐसे मूव ऑन कर जाएगा। इसका मैं पीछे पाथ बना दूंगा, ये पीछे ड्रैग करेगा, ठीक है। ड्रैग करने के बाद, ठीक है, ड्रैग करेगा और ड्रैग करने के बाद यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये मान लीजिए कि ये एंगल आई है तो ये एंगल आर होगा और ये आपका एंगल, ये एंगल ई होगा और ये आपका एंगल आर होगा। तो ये हो गई इंसिडेंट रे, ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इमर्जेंट रे, ठीक है। इमर्जेंट रे आपके सामने आ जाएगी। ये आपका जो मिलेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस आपको देखने को मिलेगा। ये आपका बन जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। और यहाँ से जो आपको देखने को चीज़ मिलेगी, यहाँ पे ये जब हम बैकवर्ड इसको नॉर्मल से पीछे की ओर थोड़ा सा खींचेंगे तो यहाँ पे एक बनेगा, ये एंगल जो बनेगा दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है, डेल्टा से डिनोट किया जाता है, और ये कहलाएगा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। तो ये भी पूछा जाता है। देखिए मैं एक बात बता दूं, जब आपसे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पूछा जाएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म आएगा तो साथ में रिकम्बिनेशन जरूर आएगा। रिकम्बिनेशन से मतलब क्या है कि रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट क्या होगा, जैसे कहने का मतलब क्या है, हमें 2 प्रिज्म लेना है, एक मैंने प्रिज्म P1 ले लिया, एक प्रिज्म P2 ले लिया। यहाँ से लाइट आएगी, इससे स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद 7 कलर्स में स्प्लिट होगी, 4 5 6 7, और स्प्लिट होने के बाद फिर यहाँ से सेकेंड प्रिज्म से दोबारा क्या होगी, वो लाइट रिकम्बाइन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिकम्बाइन हो जाएगी। और रिकम्बाइन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये लाइट जो है वो क्या हो रही है, रिकम्बाइन हो रही है। और रिकम्बाइन होने के बाद क्या होगा, अच्छा फिर दोबारा हमको क्या मिल जाएगी, वाइट लाइट देखने को मिल। जहाँ से वाइट लाइट आई
वाइट लाइन आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे हो गया आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट, तो क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम फॉर्म होगा। स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ, दोबारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस सेकेंड प्रिज्म से टकराएगी तो वो रिकम्बाइन हो जाएगी, और रिकम्बाइन होने के बाद अगेन हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वाइट लाइट देखने को मिल जाएगी। दिस इज नोन एज रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट। क्या कहलाएगा ये, रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो ध्यान रखिएगा ये रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट है, इसमें दो प्रिज्म लेने हैं, एक P1 लेंगे एक P2, एक प्रिज्म हमें सीधा रखना है, एक अपोजिट रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर शेप बढ़ा के हल्का सा ऊपर रखना है, पहले प्रिज्म से थोड़ा सा ऊपर। वाइट लाइट आएगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्रैक्ट करेगी, डिस्पर्स होगी, डिस्पर्स करने के बाद स्प्लिट होगी, स्प्लिट करने के बाद सेकेंड प्रिज्म में टकराएगी और फिर से वाइट लाइट बन जाएगी। दिस इज नोन एज रिकम्बिनेशन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स मेरी बात सीधी सी समझिए, ये पूरी वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। अगर आपने ह्यूमन आई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए। एक टॉपिक जो छूट गया है वो है पावर ऑफ एक्मोडेशन, पावर ऑफ एक्मोडेशन छूट गया है, तो इसको समझ लीजिए। पावर ऑफ एक्मोडेशन में हम आँखों की जो है फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। आँखों की फोकल लेंथ को किससे एडजस्ट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सिलरी मसल्स। तो आशा करता हूँ ये चैप्टर जो है, अब इस चैप्टर के लास्ट में मैं आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ह्यूमन आई तैयार करना है, उसके पार्ट्स पढ़ने हैं। डिफेक्ट में आप मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ लीजिए अच्छे से, और साथ ही साथ उसके जो करेक्शन डायग्राम्स हैं वो भी तैयार कर लीजिए। उसके बाद प्रिज्म में पहुँचेंगे तब आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़िए और स्पेक्ट्रम कैसे फॉर्म होता है वो पढ़िए। एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ लीजिए, कैसे निकलेगा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। रिकम्बिनेशन पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, इतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ थोड़ा पढ़ के जाइए। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से देखने को मिल जाएगा। अगर इतने क्वेश्चंस आपको ना मिले तो हमें प्रॉपर पेपर देने के बाद फीडबैक दीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सौरभ अग्निहोत्री एडुलर्न एकेडमी आपके बेहतर विकास के लिए और आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल वर्क कर रही है। और मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा, कल फिर मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, टाइमिंग 7 से 8। थैंक यू सो मच।